हे फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू एग्री स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सॉइल फॉर्मेशन, फैक्टर्स एंड प्रोसेस। ये इस वीडियो का पार्ट 1 होगा जिसमें हम फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड पार्ट 2 में हम प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट। सॉइल फॉर्मेशन मतलब मिट्टी कैसे बनती है। ठीक है, तो हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में वेदरिंग के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें क्या होता है, जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम रेगोलिथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये किस प्रोसेस से होता है, तो वेदरिंग के प्रोसेस से होता है। अब यही जो रेगोलिथ है, इस पे सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स और प्रोसेस काम करेंगे, जिसके वजह से ट्रू सॉइल बनता है। ठीक है, तो अब ये ट्रू सॉइल क्या होता है, तो ऐसा सॉइल जिसमें ए, बी और सी होराइजन कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं, मतलब प्रॉपरली डेवलप हो जाएंगे। हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ ये ए होराइजन है, ये बी होराइजन है, ये सी होराइजन है, और उस पर हम प्लांट्स को प्रॉपरली ग्रो कर सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे ट्रू सॉइल। ठीक है, तो आज हम इसी सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स और फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने एक रेफरेंस के लिए एक फ़ोटोग्राफ लगा रखा है, इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे एक पत्थर है। ठीक है, बड़ा सा पत्थर है जिस पे वेदरिंग का प्रोसेस हो रहा है, और ये धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होते जा रहा है, और यही छोटे छोटे टुकड़े फिर उसके बाद इस पर सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स और प्रोसेस काम करेंगे, जिसके वजह से ये सॉइल बनने का प्रोसेस शुरू हुआ और ये फाइनली कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, जिसमें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन। ओके, नाउ सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स। डोकुशेव, तो हम लोग जानते हैं वी डोकुशेव, मैंने पहले वीडियो में बताया था, ही इज़ द फादर ऑफ सॉइल साइंस। उन्होंने 1889 में बताया था कि सॉइल जो होता है वो फंक्शन होता है पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म। सॉइल जो होता है वो फंक्शन होता है पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उन्होंने ये एक फॉर्मूला दिया था। उसके बाद जेनी ने 1941 में इस इक्वेशन को और इलाबोरेट किया था कि सॉइल जो है वो फंक्शन होता है क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म, रिलीफ, पेरेंट मटेरियल और टाइम। यहाँ पे मैंने दिखाया है कि एस का मतलब क्या होता है कि सॉइल का कोई भी प्रॉपर्टी होता है। एफ इज़ फंक्शन, सॉइल जो है फंक्शन होता है इन सारी चीज़ों का। ठीक है, ये बताया था डोकुशेव ने और जेनी ने। फिर जॉफे ने 1949 में इसी जो भी मटेरियल फैक्टर्स हैं उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया था, पैसिव फैक्टर्स एंड एक्टिव फैक्टर्स। पैसिव फैक्टर्स में आते हैं पेरेंट मटेरियल, रिलीफ और टाइम। एक्टिव फैक्टर्स में आते हैं क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पैसिव फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, पैसिव फैक्टर जो होता है ना वो बेस प्रोवाइड करता है जिसपे एक्टिव फैक्टर्स एक्टिवली काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल मतलब जिस चीज़ सॉइल जो है जिस पत्थर से बना है वो उसका पेरेंट मटेरियल हो गया। ठीक है, तो पेरेंट मटेरियल पे ही क्लाइमेट काम करेगा, ऑर्गेनिज्म काम करेगा। ठीक है, तो हम वही बोल रहे हैं कि पैसिव फैक्टर जो होते हैं वो बेस प्रोवाइड करते हैं जिसपे एक्टिव फैक्टर्स एक्टिवली काम कर सकते हैं। ओके, अब इन सारे फैक्टर्स के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। ना पेरेंट मटेरियल, पेरेंट मटेरियल क्या होता है, तो ये एक ऐसा मास होता है कंसोलिडेटेड मटेरियल। कंसोलिडेटेड मतलब इकट्ठा, जब पत्थर जो छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूटा है, वो इकट्ठा फॉर्म में है, तो उनको हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड, जिससे कि सॉइल बना हुआ है। तो पेरेंट मटेरियल इन शॉर्ट क्या हो गया, सॉइल जिस भी चीज़ से बना हुआ है उसको हम बोलेंगे पेरेंट मटेरियल। अब इसको हम दो ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, सेडेंट्री होता है और ट्रांसपोर्टेड होता है। सेडेंट्री का मतलब ओरिजिनल प्लेस में बना हुआ, जहाँ पे पेरेंट मटेरियल है वहीं पे अगर सॉइल बन रहा है तो उसको हम बोलेंगे सेडेंट्री। ठीक है, उसके बाद होता है ट्रांसपोर्टेड। ट्रांसपोर्टेड मतलब किसी भी एजेंट के थ्रू, चाहे वो वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, तो इसके थ्रू अगर सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन हो जा रहा है, मतलब जो पत्थर है वो टूट रहा है छोटे छोटे टुकड़ों में, उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होकर कहीं और जा करके सॉइल बन रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड। अब जिस भी एजेंट के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह, उसके बेसिस पे हम सॉइल को नाम देते हैं। जैसे कि ग्रेविटी से अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कॉलुवियल। अगर वाटर से ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसमें वाटर में भी अलग अलग टाइप्स हो जाएंगे, तो उसके बेसिस पे एलुवियल, मराइन और लॉकस्ट्राइन नाम दिया जाता है। और अगर आइस से ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो आइस से ग्लेशियल, और अगर विंड से ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो इओलियन नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सेडेंट्री और ट्रांसपोर्टेड। अब देखते हैं रिलीफ और टोपोग्राफी, ये भी पैसिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स में आता है। तो रिलीफ और टोपोग्राफी का मतलब होता है कि स्लोप ऑफ लैंड, जो भी सॉइल है वो किस लैंड के स्लोप में, गहराई में बन रहा है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, हिली एरिया का जो सॉइल होता है वो अलग होता है, पहाड़ी वाला सॉइल अलग होता है, जो नॉर्मल ग्राउंड सरफेस पे जो सॉइल अवेलेबल होता है वो अलग होता है। इन सारी चीज जगह में अलग अलग प्रॉपर्टी के सॉइल प्रेजेंट होते हैं। तो ये वही कहना चाह रहा है कि अलग अलग जो स्लोप होता है ना लैंड का, वहाँ पे जो सॉइल प्रेजेंट होते हैं उनका जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं।
अब जैसे कि जो स्लोपी एरिया हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे वाटर का जो मूवमेंट होगा वो बहुत तेज़ी से होगा, तो जिसके वजह से लीचिंग लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, पानी के साथ साथ बहुत सारी मिट्टी को बहा करके ले जाएंगी। तो वहाँ पर जो सॉइल का वो जो होता है ना डेप्थ होगा वो कम होगा। और एज़ कम्पेयर टू फ्लैट लैंड, जैसे कि जहाँ पे फ्लैट लैंड है वहाँ पे वाटर का मूवमेंट बहुत तेज़ी से नहीं हो पाएगा, तो उसके वजह से सॉइल का लॉस जो होगा वो हिली एरिया से थोड़ा कम होगा, कंपेयर करने के हिसाब से वहाँ से थोड़ा कम होगा। तो स्लोपी लैंड में जो सॉइल होता है वहाँ पे जो उसका डेप्थ होगा, उसकी जो गहराई होगी वो कम होगी, लेकिन जो बराबर जो लैंड होता है फ्लैट सरफेस पे जो सॉइल का फॉर्मेशन होगा, वो जो सॉइल होगा वो थोड़ा ज़्यादा थिकनेस होगा उसका। उसके बाद जो भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं ना सबमर्ज या वाटर लॉक्ड सॉइल का, ऐसे सॉइल जिस पे हम उस पे ऐसा सॉइल जिस पे हम राइस को ग्रो करते हैं उसको हम बोलते हैं ना वाटर लॉक्ड सॉइल। तो वाटर लॉक्ड सॉइल की प्रॉपर्टीज़ और फ्लैट सरफेस की जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना वो बहुत डिफरेंट होती है। तो वही ये कहना चाह रहा है कि जो रिलीफ और टोपोग्राफी के बेसिस पे भी सॉइल अलग अलग होते हैं, ये सारे फैक्टर्स भी काम करते हैं सॉइल के फॉर्मेशन में। नाउ टाइम। अब जैसे कि हम जानते हैं कि सॉइल को बनने में काफ़ी साल लग जाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं सॉइल को कम्प्लीटली डेवलप होने में। सॉइल फॉर्मेशन जो होता है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है और थाउजेंड्स ऑफ ईयर रिक्वायर्ड होते हैं मैच्योर सॉइल को बनने में। मैच्योर सॉइल का मतलब जैसे मैंने पहले बताया प्रॉपर हॉरिजॉन का डेवलपमेंट। जब हम ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन और सी हॉरिजॉन को कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ ये ए हॉरिजॉन है, ये बी हॉरिजॉन है, ये सी हॉरिजॉन है, तो हम उसको बोलते हैं कि हाँ अब ये मैच्योर सॉइल डेवलप हो गया है। और जो नेचर टाइम डिवोट करता है ना सॉइल के फॉर्मेशन के लिए, उसको हम बोलते हैं पेडोलॉजिक टाइम। नाउ एक्टिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स। इसमें सबसे पहले आ गया क्लाइमेट। क्लाइमेट में भी क्या, तो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। तो पहला कंडीशन है अंडर हाई रेनफॉल एंड लो टेम्परेचर। जब रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है और टेम्परेचर बहुत कम है तो ऐसे कंडीशन में हमेशा एसिडिक सॉइल बनेगा, ठीक है। तो वो कैसे होगा वो हम देखते हैं। देखो बहुत ज़्यादा जब रेनफॉल होगा तो क्या होगा, लीचिंग लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कैसे, तो जो सॉल्ट है वो पानी के साथ घुल करके नीचे की तरफ मूव करने लगेंगे, इसी को हम बोलते हैं लीचिंग लॉसेस, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सॉल्ट का डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से लीचिंग लॉस होगा, मैक्सिमम लीचिंग लॉसेस। उसके बाद लो टेम्परेचर अगर रहेगा तो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉल्ट जो है वो कम हो जाएगा। वो कैसे, जो पानी के साथ घुल करके सॉल्ट जो है वो ऊपर आ जाते अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता, पर टेम्परेचर कम है तो इसके वजह से सॉल्ट जो है ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में सारे के सारे सॉल्ट तो नीचे चले गए, तो ऊपर कैसा कंडीशन हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो वही है कि अगर ऐसे कंडीशन में पेरेंट मटेरियल चाहे जो भी हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द पेरेंट मटेरियल, सॉइल जो है वो हमेशा एसिडिक होगा। पेरेंट मटेरियल एल्कलाइन हो सकता है, एसिडिक हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके कि सॉइल कैसा बन रहा है, एसिडिक ही बनेगा हाई रेनफॉल और लो टेम्परेचर के कंडीशन में। नाउ सॉइल फॉर्मेशन अंडर हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल। टेम्परेचर ज़्यादा है और रेनफॉल कम हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में हमेशा बेसिक सॉइल बनेगा। वो कैसे, तो टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो जितने भी सॉल्ट नीचे के हॉरिजॉन में प्रेजेंट थे वो क्या करेंगे, पानी के साथ मिल करके इवापोरेट होकर के वो ऊपर के लेयर में आके डिपॉजिट हो जाएंगे। अब रेनफॉल बहुत कम हो रहा है तो पानी के साथ वो मिल करके नीचे की तरफ तो जा नहीं पा रहे हैं, तो इनका जो मूवमेंट होगा सॉल्ट का वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, वो ऊपर के लेयर में आकर के डिपॉजिट होते जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में हमेशा बेसिक सॉइल बनेगा। जितने भी सॉल्ट है वो ऊपर के लेयर में आके डिपॉजिट हो जाएंगे, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा बेसिक सॉइल बनता है। नाउ ऑर्गेनिज्म, फिफ्थ वन इज ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या आ जाएगा, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और मैन, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे सॉइल के कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, प्लांट्स के या एनिमल्स के जो भी डेड या डिकेइंग पार्ट होते हैं उनको सड़ाने में हेल्प करते हैं, जिससे क्या होता है, ह्यूमस बनता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन, ठीक है। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है जो कि वाटर से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है, एसिड बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। तो अब एसिड बनेगा तो जिसके वजह से सॉइल जो होता है वो थोड़ा एसिडिक कैरेक्टर का होता है। तो ये हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे सॉइल में हेल्प करते हैं फॉर्मेशन में। देन हाउ ह्यूमन बींग्स इन्फ्लुएंस। तो ह्यूमन बींग्स जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं ना, जिसके वजह से वो जो सॉइल को मैनिपुलेट करते हैं, तो वो भी सॉइल के कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करता है।
देन वेजिटेशन, जो प्लांट्स होते हैं उनका जब रूट जो होता है वो सॉइल में जब नीचे की तरफ मूव करता है तो वो क्या करता है, पर्कुलेशन को फैसिलिटेट करता है, वाटर के मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है। और प्लांट्स के रूट जो होते हैं ना वो कुछ केमिकल्स भी सिक्रेट करते हैं, तो जिसके वजह से ना सॉइल एसिडिक भी हो सकता है, इवन बेसिक भी हो सकता है। तो ये हो गया वेजिटेशन। तो ये सारे थे सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स, जिसमें हम पढ़े एक्टिव्स और पैसिव फैक्टर्स।